योगी आदित्यनाथ चर्चा में बने रहते हैं। योगी आदित्यनाथ आज सुर्खियों में इसलिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने उनकी तुलना इंडोनेशिया के सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री से की। निर्माता निर्देशक क्यों, ली कुआन से क्यों तुलना की गई आज योगी आदित्यनाथ की? दरअसल योगी आदित्यनाथ नामचीन माफियाओं को, गुंडों को जब उत्तर प्रदेश में जेल भेज चुके हैं तो अब उनके पास काम तो अब होना चाहिए। अब उसके बाद दूसरे तीसरे कैटेगरी के गुंडों को अब लपेटना शुरू किया। तो आज पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक भूमाफिया को कब्जो, रईस नामक एक भूमाफिया जो नामचीन भी नहीं है, मतलब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन सबको, इन आजम खानों को जेल में ठूसने, उनके अतरी से करोड़ों का पैसा निकाल लेने, उनके चापलूसों, चमचों, उनके गुर्गों के आंख से पैसा निकाल लेने, उसकी नीलामी कर देना बिना ईडी के सहयोग से, बिना ईडी के सहयोग से जो योगी आदित्यनाथ ने किया, जिसका खौफ, जिसके डर से कांपता था उत्तर प्रदेश, वो मुख्तार अंसारी जो भाग करके पंजाब गया, पंजाब जेल से खींच करके सुप्रीम कोर्ट के सहारे से बाहर निकाला उस मुख्तार अंसारी। वो कांपता नजर आया, उसका भाई, बड़ा भाई गिड़गिड़ाता नजर आया मीडिया के सामने में कि जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं वो मुख्तार के जवानी की है। अब तो मुख्तार टूटा और बिखरा हुआ मुख्तार है। उस मुख्तार को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मां बेटे के वकीलों ने बहुत परिश्रम किया, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश के जेल आने से बचाया नहीं जा सका। तो ऐसा क्यों था कि मुख्तार को बचाने के लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था, लेकिन कुछ भी चल नहीं पाया। तीन मुख्तारों को जेल भेजने, अब जेल जब ये चले गए तो जमानत पे बाहर नहीं निकलना चाहते, कहीं एनकाउंटर में ना मार दिया जाए। तो क्या ये एनकाउंटर का ये जो योगी स्टाइल है, योगी स्टाइल भारत में नवीन है राजनीति का? ऐसा करते हुए कोई नजर नहीं आया। वैसे गुजरात में अमित शाह ने इसकी प्रक्रिया को की थी, लेकिन खुल करके कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उस दौर में 4G नहीं था, उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, तो गर्दन दबोच दिया गया नरेंद्र मोदी का। 2 एनकाउंटर किए तो लेफ्ट लिबरल गिरोह ने रोज सोहराबुद्दीन और इशरत जहां के एनकाउंटर पर अपराध बोध में ला करके रख दिया मोदी शाह की जोड़ी को, कि दोबारा फिर कर नहीं पाए कोई ऐसे राक्षसों का एनकाउंटर। लेकिन कम से कम इतना तो है, गुजरात से वो गुंडई, वो माफिया राज खत्म हो गया। लेकिन योगी ने जो स्टाइल अपनाया वो कुछ और था। जरा से एक वीडियो देख लीजिए। आज एक मोहम्मद रईस है, 100 करोड़ की उसकी अवैध संपत्ति पर आज कैसे बुलडोजर चला, जिस तरह से मुख्तार अंसारियों पर, जिस तरह से मदों पर चला। ये देखिए, ये आवाज, ये मोहम्मद रईस आज बताया जा रहा है 100 करोड़ की अवैध संपत्ति जमीन जो अवैध तरीके से उसको योगी ने अपने कब्जे में ले लिया, सरकार के कब्जे में। तो जब इस तरह के पैसे लूट के आते हैं, माफियाओं के पैसे आते हैं, तो विकास की रफ्तार कैसी है? और क्यों इसे माना जाता है कि ये ली कुआन का मॉडल है? भारत में योगी के पहले इस तरह के वारदात को अंजाम देखिए कि कैसे पूरी तरह से, जैसे दिल्ली में घुस करके एनकाउंटर जिस तरह से किया, एक तरह से उसी ढंग से आज इस मोहम्मद रईस की करोड़ों की संपत्ति को कोई बुलडोजर चला करके, उसका पूरा समतलीकरण करके उसे सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। अब ये समझिए 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ये बताई जा रही है। मुख्तार अंसारी के बारे में बताया जाता है पता नहीं कितने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी, पूर्व डीजीपी रहे प्रकाश सिंह का याचिका सुप्रीम कोर्ट में सालों से है। पुलिस रिफॉर्म करने को लेकर के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। देश में सबसे लोकप्रिय डीजीपी के रूप में प्रकाश सिंह को जाना जाता है। जैसे यदि आपके दिमाग में यदि एक बार डाल दिया जाए कि चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप वर्तमान भूल जाएंगे और आपको TN शेषन नाम याद आएंगे। आपको IB का कोई हेड अभी तक नाम याद नहीं आएगा, लेकिन आपको आज के जो भारत सरकार के प्रधानमंत्री के जो विशेष सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका नाम आपको हमेशा याद आएगा। कुछ लोग अपने कर्मों से इतिहास लिख जाते हैं। उसी क्रम में ये हैं प्रकाश सिंह, एक ऐसे डीजीपी हैं जिनको पुलिस रिफॉर्म के लिए याद किया जाएगा, एक ऐसे ड्राई ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी जिसकी मिसालें इतिहास में दी जानी चाहिए। आज प्रकाश सिंह ने दनादन ट्वीट करते योगी आदित्यनाथ की तुलना ली कुआन से की। तो हमने भी रिसर्च किया कि ली कुआन है कौन, मुझे जानकारी इसके बारे में थी नहीं। उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि 1574 करोड़ की संपत्ति योगी आदित्यनाथ ने जब्त की। अब सोचिए
1574 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। न जाने कितनी संपत्ति को बुलडोजर से उड़ा दिया गया। इतनी संपत्ति ऑन रिकॉर्ड है, 1574 करोड़ की संपत्ति, मतलब 1,500 से ज्यादा करोड़, 1,500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति योगी आदित्यनाथ ने अपने शासनकाल में सिर्फ इन माफियाओं से छीना है, इन माफियाओं के आंत से निकाल दिया है। इसका इस्तेमाल कैसे होगा? तो आज जब इसकी चर्चा उन्होंने की है, तो जरा उनके उस ट्विटर हैंडल से थोड़ा सा आपको मैं वो दिखा पाऊं उस चीज को कि क्या किया उन्होंने। तो आप देखेंगे कि प्रकाश सिंह ने 2 ट्वीट किए। इन यूपी माफिया प्रॉपर्टी वर्थ 1,574 crores has been confiscated. Yogi is emerging as UP's Lee Kuan Yew। ये कौन है ली कौन? ये जब आप देखेंगे, फिर दूसरा उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में माफियाओं के खिलाफ केवल 2 बार कार्रवाई हुई। एक बार जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ। बाकी अन्य मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में छोटे मोटे अपराध तो बंद हुए, पर बड़े पैमाने पर लूटपाट चलती रही। अब ये डीजीपी प्रकाश सिंह के ये ट्वीट हैं, तो चर्चा होने लगी कि ऐसा क्या है। तो डीजीपी प्रकाश सिंह ने याद दिलाया कि ली कुआन कौन थे। इंडोनेशिया के प्रथम प्रधानमंत्री, मतलब हमसे लगभग 15 साल बाद, 16 साल बाद आजाद हुआ इंडोनेशिया। मुझे लगता है कि उस इंडोनेशिया जो हमारी तरह गरीब था, अंग्रेजों के कब्जे में, सॉरी सिंगापुर, मैं इंडोनेशिया नाम 2-3 बार ले चुका हूं। सिंगापुर जो अंग्रेजों के कब्जे में था, हमसे बाद आजाद हुआ, 1.5 दशक बाद लगभग हमसे आजाद हुआ। इसके बाद 1965 में, और इसके बाद भी सिंगापुर को ली कुआन ने स्वर्ग बना दिया। आज जो आपने योगी आदित्यनाथ की बात सुनी थी पिछले, जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि गुंडों माफियाओं से मैं ये कहता हूं कि वो तो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें, वरना वहां जाने के लिए तैयार रहें जहां वो जाना नहीं चाहेंगे। यही उससे थोड़ा सा ज्यादा और सख्त ली कुआन ने कहा था कि मैं अपराधियों से कहना चाहता हूं कि सीधे हो जाओ या सिंगापुर छोड़ दो। ठीक उसी ढंग से जैसे उन्होंने कहा यूपी छोड़ दो, नहीं तो हम तुमको जहन्नुम भेज देंगे। सबसे लंबे समय तक 1990 तक वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री रहे, और जिस सिंगापुर में गरीबी थी, भूखमरी थी, वहां माफियाओं के पैसे, चूंकि कहा जाता था कि वहां स्मगलर बहुत बड़े संख्या में थे। आप उस दौर की फिल्म यदि देखेंगे, 70 के दशक के फिल्म जो आप देखेंगे, उसमें बहुत जिक्र है सिंगापुर का, सिंगापुर के अपराधियों का बहुत जिक्र है। तो सिंगापुर, तब आपको ध्यान आएगा कि क्या है सिंगापुर में जो अपराध था, गरीबी थी, माफियाओं से छीन छीन करके प्रॉपर्टी सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन अब तक परंपरा क्या था? माफियाओं के साथ मिल करके कमाई करती थी सरकार। ये टेढ़ी नाक वाले, मोटी नाक वाले, ये सब माफियाओं के साथ मिल करके सत्ता का स्वाद लेते थे। माफियाओं को भी कुछ मिला, कुछ सरकार के पास आया, तभी तो कोई जो एक सामान्य पहलवान होता है, करोड़ों का साम्राज्य उसके पास हो जाता है। एक चपरासी का भाई, चपरासी के घर में रहने वाला, करोड़ों का साम्राज्य बना लेता है, और उसी राज्य का मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर झुग्गी में ही खत्म हो जाता है। भोला पासवान शास्त्री गरीबी और बदहाली में ही, उसी बिहार में गरीबी और बदहाली में ही बिहार का एक चीफ मिनिस्टर, आज भी उसका घर झुग्गी झोपड़ियों का है। लेकिन उसी राज्य का एक मुख्यमंत्री ऐसा होता है जो करोड़ों करोड़ का साम्राज्य इकट्ठा कर लेता है। ऐसे ही नहीं, जब बिहार में गुंडा राज जिस चीज को कहा जाता है, जब आप गुंडाओं को फ्री कर देते हैं कि जाओ आप किसी शोरूम से, कार की शोरूम से कारें, दर्जने कारें उठा लो, इसका मतलब है कि सत्ता की उससे उसकी हिस्सेदारी होगी। सिंगापुर में उसी हिस्सेदारी को खत्म किया गया, तो आंख से पैसे निकाल लिए गए। इसीलिए ली कुआन से अब योगी आदित्यनाथ की तुलना होती है। अब पूरी जो बड़े बड़े माफियाओं से का डर यूपी में खत्म कर दिया उन्होंने। तो सत्ता का इकबाल कहा जाता है, उस इकबाल को कायम किया योगी आदित्यनाथ ने। तब जो छुटभइये हैं, जिन्हें जो अब भी डर के मारे जेल नहीं गए हैं, उन छुटभइयों में मोहम्मद रईस जैसे छुटभइये हैं, उन छुटभइयों के भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये कुछ माफिया को पर ही अभी कब्जा किया गया है। और ये जो दूसरा स्टैंड उन्होंने अपनाया कि जो लोग कश्मीर की तरह जो पत्थरबाज गैंग थे,
जो थानाओं में आग लगा देते थे, जो बसों में आग लगा देते थे। उत्तर प्रदेश में लोग भूल गए कि बस में कैसे आग लगाई जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी कैसे जलाई जाती है, ये अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर को कैसे जलाया जाता है, यहाँ पे थानों में कैसे आग लगा दी जाती है। शाहीन साजिश के बारे में तो आपको याद है कि शाहीन साजिश में मेरठ में एक पत्थरबाज ने शांति प्रिय समुदाय के जोश में आकर के थाने में आग लगा दिया। जब पता चला उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, योगी ने कहा कि आका तो तुम्हारा कोई होगा, आका का नाम बताओ। उस आका से पुलिस गाड़ी के पैसे वसूल किए गए, जिप्सी के पैसे वसूल किए। तो यूपी में लोगों ने ये धंधा छोड़ दिया है। जब ये धंधा छोड़ दिया तो उस पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट करने के लिए जिन लोगों ने उससे जो संपत्ति ली गई, सरकार का बैंक अकाउंट उससे भी बढ़ता चला गया। ली कुआन ने वही काम किया था और बाद में उस पूरे देश में उन्होंने ये वायदा किया कि अब पक्का मकान ही होगा सिर्फ, और पूरे सिंगापुर में कच्चा मकान का दौर खत्म हो गया। सिंगापुर आज दुनिया के सबसे विकसित 4 राष्ट्रों में से सबसे अधिक जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें अग्रणी है, चौथे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश की चर्चा भी इसी ढंग से होती रही। उत्तर प्रदेश एक गरीब राज्य के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन इस कोरोना के विपदा काल में भी जिस ढंग से यूपी में पूरी साजिश जो सिर्फ और सिर्फ यूपी पे होती रही, पूरी साजिश सिर्फ योगी पे होती रही। पूरा जो है दरबारी मीडिया, जो खैराती सालों से जो खैरात पर जिंदा मीडिया ने दुनिया भर की अखबारों में सिर्फ यूपी की बदनामी की। आप यदि देखेंगे तो पूरे कोरोना काल में यदि भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र किया गया तो उसका टारगेट एरिया सिर्फ उत्तर प्रदेश था। और उत्तर प्रदेश में वो बनारस था जो पीएम का संसदीय क्षेत्र है। बनारस चूंकि ये इसलिए कि बनारस भारत की पहचान है, अयोध्या, बनारस, काशी, मथुरा, ये सब भारत की पहचान है, इसीलिए टारगेट वहीं किया गया और ये सब के सब जगह उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए पूरी तरह से टारगेट सिर्फ योगी को किया गया, लेकिन उस योगी ने दिखाया कि कैसे सबसे बेहतरीन तरीके से उस दौर को में फाइट किया गया और भारत राज्य के राजस्व को कैसे बढ़ाया गया। इसीलिए उनकी तुलना प्रकाश मैंने नहीं की है, प्रकाश सिंह ने की है उनकी तुलना। तब आपको समझ में आएगा कि इतने षड्यंत्रों के बाद भी योगी जैसे लोगों ने अपना पताका कैसे